महत्वपूर्ण चैप्टर में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे आप लोग कहते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियां। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, इन जनजातियों में देखा जाए तो ये जनजातियों से जो प्रश्न बनते हैं वो हर बार आप लोगों के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इनके विशेषताओं से, ये कहां पर निवास करते हैं, क्या क्या विशेषताएं, उनसे हमेशा प्रश्न आप लोगों से बनते रहते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि ये जो जनजाति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये विश्व की जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। विश्व की जनजाति हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग इंडिया की या भारत की जनजाति को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग विश्व स्तर की जो जनजाति है उनको देखेंगे। जो जनजातियां होती हैं वो जनजातियां हमेशा आदिम स्वरूप को अपने जीती हैं, जंगलों में निवास करती हैं या रेगिस्तानों में निवास करती हैं, पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में करती हैं, या जो शहरी क्षेत्रों से दूर जो अपने परंपरागत नियमों को मानने वाले होते हैं, अपने आदिम स्वरूपों से जीने वाले होते हैं, अपने जो पुराने स्वभाव है, पुराना कल्चर है, उन्हीं को ही लेकर चलने वाले लोगों का एक समूह होता है, जैसे हम लोग जनजाति कहते हैं। जनजातियां अपने आदिम स्वरूप से या अपने जो परंपरागत जो उनके नियम है, उन नियमों को लेकर ही चलने वाले होते हैं। अगर इन जनजातियों के परंपरागत नियमों को तोड़ा जाए या इनके लिए कुछ आप फेर बदल करते हैं तो ये लोग अपने स्वरूप में मानते हैं कि ये हस्तक्षेप है और आपका सीधा सीधा विरोध भी करते हैं। कई विश्व स्तर की जनजातियों को हम लोग देखेंगे, भारत की जनजातियों को देखेंगे, जिनको शिक्षा के लिए और जो उनका पहनावा है, जो उनके खाने का सब है, भोजन है, इसके बाद जो उनके रहन सहन के आधार हैं, जो जंगलों में रहने के तरीके हैं, पेड़ को काटना और सब चीजें करना, उनसे जब सरकार वहां की छेड़छाड़ करती है या वहां के लोग छेड़छाड़ करते हैं तो ये जनजातियां सीधा बहुत अग्रेसिव हो जाती है और सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आने लगती है। इसी प्रकार के हम जब अंडमान निकोबार की जनजातियों को पढ़ेंगे तो वहां पर अभी आप देखेंगे कि ये जनजातियां कभी कभी जो पर्यटक जाते हैं घूमने फिरने या जो भी लोग जाएं उनके लिए बहुत घातक प्रभाव भी करने लगते हैं और हमला भी कर देते हैं। तो इनके जो स्वरूप है, आदिम स्वरूप या परंपरागत रूल हम लोग देखें कि जो प्राचीन समयों से इनका चला आ रहा है, उसी में अपने आप को ढाल लिए हैं और जीना चाहते हैं। तो हम लोग देखें इन जनजातियों के बारे में कुछ लाइन है, उन लाइनों को हम लोग देखें। आपके सामने लिखा गया है कि लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र का मतलब जो प्राचीन चरित्र है उनकी बात हो रही है। रूढ़िवादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप मतलब आदिकाल प्राचीन जो है वो स्वरूपों को जीता रहा है, उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप को जीता रहा है, उन्हें जनजाति की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में तथाकथित विकसित समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्धति, ध्यान देना है कि जो परंपरागत मतलब जो प्राचीन समय से उनके नियम चल रहे हैं उन्हीं के अनुसार चलना है। जो शहर है या जो हमको देखना है कि शहरों से दूर भाग रहे हैं या जंगलों में झाड़ियों में रहते हैं, तो परंपरागत जीवन पद्धति, वंशानुगत संस्कार, जो भी संस्कार उनके वंशानुगत चल रहे हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत से ऐसे क्रियाकलाप करेंगे, हम लोग विशेषताएं देखेंगे, वो आदिम स्वरूप से उनका चला आ रहा है। अगर उनके आदिम स्वरूप या जो परंपरागत जीवन पद्धति है, वंशानुगत जो संस्कार है या जो विशिष्ट रीति रिवाज है, प्राथमिक व्यवसाय है, सामाजिक विरासत है, इन सबों में जैसे ही आप छेड़छाड़ करेंगे ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और ये किसी भी हद पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। रखने वाले जनजातीय समूह होते हैं। और आपको बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये ध्यान में रखना है कि ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां मात्र एक महाद्वीप अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। बस अंटार्कटिका को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। अंटार्कटिका आप लोग जानते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव के तरफ हमारा एक महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव के तरफ, जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। मात्र अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो सभी महाद्वीप जितने 6 के 6 बच रहे हैं, सभी में जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम लोग यहां देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां
और फिर इसके बाद हमको जो जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आपके सामने दिया गया है जनजातियों के बारे में कि जनजाति और क्षेत्र दिया गया है। इसमें आप लोग देखें कि जनजाति से सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछता है कि जो पिग्मी जनजाति है, ये पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां है, कहां पर ये पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। वहीं हम लोग गुरियार जनजाति को देखा जाए तो ये चीन में पाए जाते हैं। हेदा को देखा जाए तो हेदा अमेरिका में पाए जाते हैं। रेंडियर और याकूत ये दोनों जनजातियां कहां पर पाई जाती है? तो ये साइबेरिया, जो रूस वाला भाग है साइबेरिया, वहां पर पाई जाएंगे। एस्किमो आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। जो एस्किमो जनजाति है इसे देखा जाए तो एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। अभी इसके बारे में डिटेल करेंगे हम लोग। बुशमैन जनजाति को देखा जाए तो बुशमैन भी खूब पूछा जाता है। कालाहारी मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुशमैन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बुशमैन कहां पर निवास करते हैं? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। वहीं किर्गिज को देखा जाए तो जो किर्गिज जनजाति है वो किर्गिस्तान में पाई जाएंगी। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल करेंगे। शेमांग जनजाति को देखा जाए तो मलेशिया में, शकाई जनजाति को देखा जाए तो मलेशिया में। इन दोनों जनजातियों से भी कहां पर निवास करती हैं, अक्सर प्रश्न बनते हैं। मसाई जनजाति से भी खूब प्रश्न बनते हैं और मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। बद्दू जनजाति को देखा जाए तो जो बद्दू जनजाति है ये सऊदी अरब में पाई जाती है। वहीं एटाज को देखा जाए तो जो एटाज जनजाति है ये कहां पर पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें जनजातियों को लिखा गया आपके सामने हन और मुगुर। तो जो हन और मुगुर जनजाति हैं ये दोनों जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? हन और मुगुर दोनों जनजातियां पाई जाती हैं चीन में। कुर्द जनजाति को देखा जाए कहां पर पाई जाती है? तो ये इराक में पाई जाती हैं। इन्यूट जनजाति को देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। आइनो जनजाति को देखा जाए तो जापान में पाई जाती हैं। एबोरोजिन्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति भी है। जो जनजाति है ये ऑस्ट्रेलिया की क्या है? मूल जनजाति है, यहाँ के मूल निवासी हैं। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो हैं वो कौन सी जनजाति है? तो एबोरोजिन्स है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था साइमंड्स। साइमंड्स को भी बताया जाता है कि वो एबोरोजिन्स जनजाति के ही वो थे, जो साइमंड्स थे। इसके बाद हम लोग जेमी को देखें तो जो जेमी है ये म्यांमार में पाए जाते हैं। जो लाई है, लाई जनजाति भी म्यांमार में पाई जाती है। जूलू जनजाति को देखा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। वहीं हम लोग लैप्स जनजाति को देखें तो जो लैप्स जनजाति है ये लैप्स जनजाति पाई जाएगी, ये लैप्स जनजाति है। और जो लैप्स जनजाति है, इस लैप्स जनजाति को देखा जाए तो ये लैप्स जनजाति रूस में पाई जाती है। माओरी भी खूब पूछा जाता है। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यूपिक को देखा जाए तो जो यूपिक है ये अलास्का वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन भी खूब पूछा जाता है, आपसे कई बार ये प्रश्न टकराया होगा। रेड इंडियन, तो जो रेड इंडियन है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की ये जनजाति मूल जनजाति माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये एशिया से अलास्का होते हुए उत्तरी अमेरिका में पहुंचे थे। ये एशिया से जाने वाले जनजातियों में से एक हैं। जो रेड इंडियन है कहां पर पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां और उन जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनसे जो भी चीजें हैं उनको क्लियर करेंगे। तो जनजातियों से कभी कभी आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो जनजाति हैं ये त्वचा के रंग के आधार पर जो जनजातियां उनका भी डिवीजन किया जाता है। तो त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियां मुख्य रूप से यही चार आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इनमें देखा जाए कि जो श्वेत या लिकोडर्मी होते हैं, जो श्वेत त्वचा वाले होते हैं, सफेद त्वचा वाले या श्वेत त्वचा वाले होते हैं, वो कौन सी जनजाति होती है जो श्वेत त्वचा वाली होती है? तो आपका उत्तर होगा काकीसाइड। इसको आप विश्व स्तर पर भी देख सकते हैं, जहां जहां पर श्वेत जनजातियां या श्वेत स्किन वाले चमड़ा वाले लोग अगर पाए जाते हैं उन जनजातियों को क्या कहा जाता है? कॉकेसाइड कहा जाता है। जो कॉकेसाइड जनजाति होती है वे लेक्यूडर्मी होती है या श्वेत होते हैं, सफेद होते हैं। वहीं पीला त्वचा वाला देखा जाए, जैसे पीला त्वचा वाले चाइनीज हो गए या हम भारतीय हो गए, पीला त्वचा वाले की बात किया जाए तो पीला त्वचा वाले जो जनजातियां होती हैं इन्हें हम लोग मंगोलाइड के नाम से जानते हैं। मंगोलाइड जनजाति की जो त्वचा होती है वो पीताभ होती है या पीली होती है। काला त्वचा वाला देखा जाए कि जो काला हबसी होते हैं, काले लोग होते हैं, वो किस जनजाति के होते हैं? तो काला जनजाति वाले निग्रिटो होते हैं। जितनी भी जनजाति निग्रिटो है सभी के सभी काला होते हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है या जो इक्वेटोरियल
क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्र, वहां पर जो जनजाति पाए जाते हैं वो निग्रोइड पाए जाते हैं, जो काला त्वचा वाले होंगे। हल्का भूरा त्वचा वाला को देखा जाए तो जो हल्का भूरा त्वचा वाले होते हैं वो मेस्टीजो होंगे, उनको मेस्टीजो बोला जाता है। तो 4 त्वचा आपको ध्यान में रखना है, श्वेत कॉकेसाइड, पीला त्वचा को देखा जाए तो मंगोलाइड, काला त्वचा को देखा जाए निग्रिटो, हल्का भूरा देखा जाए तो मेस्टीजो। अब हम लोग एक एक जनजातियों को देखें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपको 8-10 जो जनजातियां मेन हैं उन्हीं जनजातियों को डिस्क्राइब मैं कर दूं, और इतनी जनजातियों को अब इस स्तर पर क्लियर किए हैं तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले। कभी कभार इक्का दुक्का इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो इतना क्लियर किए हैं तो निश्चित रूप से इतने में से ही आपके प्रश्न आ जाने हैं। जैसे हम लोग 1 नंबर पे लेते हैं एस्किमो जनजाति। तो जो एस्किमो जनजाति है इसके बारे में देखा जाए तो एस्किमो जनजाति 65 से लेकर 70 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो एस्किमो जनजाति है वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी जो ध्रुवीय क्षेत्र है 65 से लेकर 70 अंश उत्तरी अक्षांश वहीं पर पाए जाते हैं ये जनजातियां। इनमें हम लोग देखें कि इनका एस्किमो जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। जो एस्किमो शब्द है, इस एस्किमो शब्द का अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला, जैसे ये रेंडियर या हम लोग देखें मछली या कुछ भी इस तरह के वो शिकार करने के बाद जब सेवन करते हैं तो कच्चा भी उसे खा जाते थे, इसलिए इनका जो शाब्दिक अर्थ है एस्किमो का वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। फिर हम लोग देखें कि ये जो प्रजाति होती है, प्रजाति कौन सी होती है, तो जो प्रजाति होगी वो मंगोलायड होगी। अभी आप लोग देखें कि जो मंगोलायड होते हैं उनका रंग कैसा होता है, उनका रंग होता है पीला, इसलिए ये प्रजाति कैसी होती है, पीताभ रंग वाली होती है। और ये मंगोलायड प्रजाति को होते हैं। कई बार परीक्षाओं में आप लोगों से पूछा गया है कि एस्किमो किस प्रजाति के हैं, तो एस्किमो किस प्रजाति के हैं, मंगोलायड प्रजाति के होते हैं। निवास क्षेत्र हम लोग देखें, इसका जो निवास क्षेत्र है जैसे 65 से लेकर 70 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन निवास क्षेत्र इसका कहां पर पाया जाता है, कहां पर इसका निवास क्षेत्र है, इसे हम लोग देखें तो आप पाएंगे कि ये अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में, जैसे बैफिन द्वीप, हडसन, कनाडा के उत्तरी भाग में ये पाए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है कि जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र कहां पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुवों से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तथा टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में, जैसे बैफिन, हडसन, कनाडा के उत्तरी भागों में निवास करते हैं या रहते हैं। आगे की तरफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके लिए, इसके घर के आधार पे ये प्रश्न आप लोगों से बनता है कि जो एस्किमो जनजाति हैं उनका जो निवास गृह है या घर है उसे किस नाम से जानते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग इग्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इग्लू के नाम से जानते हैं। और जो इग्लू है ये किसका बना होता है, कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि एस्किमो जनजाति का निवास इग्लू किसका बना होता है, किस चीज का बना होता है, तो ये बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। हम लोग देखें कि ये बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। साफ साफ आपके सामने लिखा गया है कि निवास गृह को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जो किससे बना होता है, बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। ये चीज आपको ध्यान में देना है कि बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। और इसके तुरंत घर को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस चित्र के या फिगर को प्रस्तुत करने के लिए या एडिटिंग करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे जो हेड टाइपिस्ट है आकाश ओझा जी हैं, उनका योगदान रहता है, जो आप लोगों को इतनी सहजता से चीजों को प्रस्तुत करने के लिए ये लोग काम करते हैं रात दिन। और इसमें कई लोग हैं जो हमेशा वीडियोग्राफिंग करते रहते हैं, आप देख तो नहीं पाते लेकिन बहुत ही सहयोग इन लोगों का रहता है। जैसे हमारे रजत हो गए, सूरज हो गए, महेश भाई साहब हो गए, ये लोग हमेशा ये सब काम करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। तो हम लोग देखें कि ये जो घर है, ये घर है बर्फ का, और किसके द्वारा बनाया गया, किस जनजाति के द्वारा, तो आप कहेंगे कि ये एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया गया है। ये इस घर में यहां से प्रवेश करते हैं, ये छोटा सा इनका दरवाजा रहता है और ये बर्फ के टुकड़ों से बना रहता है। और हम लोग देखें कि ये जो घर है इसी में आग जला के ये लोग रहते हैं। इसके
भागों पर देखा जाए तो ये रेंडियर के खाल से ढक के इसके बाद बर्फों को लगा देते हैं, जिससे जो इसके अंदर, घर के अंदर का उष्मा है वो बाहर ना जाए और बाहर की जो ठंडी है वो अंदर की तरफ ना आ पाए। तो इसके घरों को हम लोग एस्किमो के वो इग्लू के नाम से जानते हैं, और इग्लू बना किसका होता है? बर्फ का। हम लोग देखें कि ये जो जनजाति एस्किमो है, इस जनजाति में देखा जाए कि इनके वस्त्र क्या है, क्या ये पहनावा क्या रखते हैं, क्या पहनते हैं? तो ये रेंडियर वो कैरेगो जो रेंडियर है, रेंडियर आप लोग देखते हैं कि ये एक हिरन प्रजाति का है या मृग प्रजाति का है। जो रेंडियर प्रजाति का ही जम्मू कश्मीर का जो दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाने वाला जो हंगुल है या कश्मीरी स्टेक कहते हैं आप लोग या मृग कहते हैं, वो भी इसी प्रजाति का है, रेंडियर प्रजाति का, और उसी के समान उसी की तरह दिखता भी है। तो ये जो वस्त्र पहनते हैं वो रेंडियर और जो कैरिबो है इनकी खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। रेंडियर व कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। रेंडियर पे उनका जीवन बहुत ज्यादा आश्रित होता है और ये रेंडियर का शिकार करते हैं। रेंडियर ऐसा जानवर है कि ये अपना प्रजाति निरंतर वहां पर बढ़ाता भी रहता है, प्रकृति के हिसाब से चलते रहते हैं। और इनका व्यवसाय देखा जाए, व्यवसाय बहुत पूछा जाता है, तो जो इनका व्यवसाय है वो व्यवसाय होता है शिकार करना। शिकार को कभी कभी आखेट भी लिखता है, आप घबराइएगा नहीं, शिकार लिखेगा या आखेट लिखेगा बात एक ही है। तो इनका व्यवसाय है शिकार करना। और किसका ये शिकार करते हैं? तो उसमें हम लोग देखें श्वेत भालू या सफेद भालू जो ध्रुवी भालू होते हैं उनका शिकार करते हैं, रेंडियर का शिकार करते हैं, इसके बाद कैरिबो का शिकार करते हैं, आर्कटिक लोमड़ी का शिकार करते हैं, वेल का शिकार करते हैं, सील का शिकार करते हैं, बाल रस का करते हैं, आदि का शिकार या आखेट, ध्यान देना है, शिकार या आखेट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब इसमें हम लोग देखें कि जो शिकार करते हैं वो शिकार करने के जो हथियार इनके होते हैं वो हथियार कौन से होते हैं? तो शिकार करने का जो हथियार होता है उसे हार्पून के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग करती है? तो जो हार्पून नामक यंत्र है वो कौन करेंगे? एस्किमो जनजाति करेंगे। ये हार्पून होता क्या है कि ये हड्डियां निकाल लेते हैं, हड्डियां निकाल के इस हड्डियों पर एक नुकीली हड्डी यहां पर लगा देते हैं, जैसे दांत या कुछ लगा के इसको चमड़े से ही तेजी के साथ बांध देते हैं और बांधने के बाद ये नुकीला बना लेते हैं। इसी को पकड़ के ऐसे मछली को या रेंडियर को या कैरिबो को, किसी को आप देखें, उसको मारने के लिए ये लोग जो इस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी यंत्र को हम लोग हार्पून के नाम से जानते हैं। और ये जो हार्पून के माध्यम से मछली पकड़ते हैं या मारते हैं या जीव जंतुओं को मारते हैं, उसमें मछलियों को कैसे मारते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग देखें। तो इनकी मछली मारने की दो विधाएं हैं। एक विधा जो होगी उसे माऊ पाक कहेंगे, जो दूसरी विधा होती है उसे इतुर पाक कहते हैं। तो जो एक छिद्र से मछली पकड़ने की विधि होती है उसे हम लोग माऊ पाक कहते हैं। एक छिद्र बना के मछली मारने की जो विधि होती है उसे माऊ पाक कहेंगे। और दो छिद्र के माध्यम से मछली पकड़ने की विधि होती है उसे हम लोग इतुर पाक के नाम से जानते हैं। इतुर पाक और माऊ पाक, माऊ पाक एक छिद्र और दो छिद्र के माध्यम से जो होगा उसे इतुर पाक कहा जाता है। जिसमें जो इतुर पाक है ये सबसे लोकप्रिय है, इतुर पाक सबसे लोकप्रिय है। थोड़ा सा हम इसे आप लोगों को समझाते हैं कि ये जो मछली मारने की विधा है वो इतुर पाक क्या है, माऊ पाक क्या है। इस बोर्ड पे आप लोग यहां पर देखें, इसमें आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि ये पूरा भाग बर्फ से ढका हो, ये पूरा भाग बर्फ से ढका रहता है, ये कहीं पर ऐसे छिद्र कर देते हैं, इस भाग में एक छिद्र कर देंगे और यहां पर मछलियों को खाने के लिए कुछ चारा डाल देंगे। जब चारा डाल देंगे तो मछलियां, बर्फ अंदर की तरफ जो रहेगा वो खुला रहता है, मछलियां उसमें तैर सकती हैं, चल सकती हैं। जब इसमें मछलियां चली जाती हैं खाने के लिए तो वहां घात लगा के बैठे रहते हैं हार्पून यंत्र लेके और मछली को मार के और उसे पकड़ लेते हैं वो लोग। इस विधा को एक छिद्र से जो मछली मारने की विधा होती है उसे माऊ पाक कहते हैं। एक विधा और लगाते हैं कि यहां मान लीजिए कि एक छिद्र कर दें तो मछली जिधर से आने वाली रूट है, जो रास्ता है, मछलियां जिधर से आती हैं उधर से वो बना देंगे कि ऐसे आए मछलियां और इधर से होते हुए आगे की तरफ आए और इस वाले में वो चारा डाल देंगे। चारा डाल देंगे और यहां पर देखेंगे कि मछलियां भर गई हैं और इस वाले भाग को वो ब्लॉक कर देंगे।
आगे चल के इस वाले भाग को जैसे ही वो ब्लॉक करेंगे तो मछलियां इन भागों में क्या हो जाएंगी, कैद हो जाएंगी। जब मछलियां इन भागों में कैद हो जाएंगे तो यहाँ के जो बर्फ है इनको हटा के वो मछलियों को मार लेते हैं। और इस विधा को देखा जाए कि जो दो छिद्र, एक छिद्र ये और दूसरा छिद्र ये, इसका दोनों का प्रयोग करते हैं, उसे इतुरपाक कहते हैं। और दो छिद्र वाला ये जो इतुरपाक है ये सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। मेरा मानना है कि आप लोग समझ पाए होंगे इतुरपाक क्या है और माऊपाक क्या है। अब हम लोग देखें कि जो इनके आखेट चलते हैं वो किस मौसम में, किस ऋतु में सर्वाधिक आखेट इनके चलते हैं। तो उसमें हम लोग देखें कि जो बसंतकालीन आखेट होते हैं, बसंतकालीन आखेट होते हैं उत्तक कहा जाता है। और इसी बसंतकालीन मौसम में ही सर्वाधिक ये मछलियों का या जो आखेट करते हैं, शिकार करने की जो सर्वाधिक इनकी या गोल्डन हम कह सकते हैं, गोल्डन समय कहा जाता है, वो बसंतकालीन होता है। ये वेल के चमड़े से एस्किमो कयाक या नाव बनाते हैं। जैसे वेल का चमड़ा निकाल लेंगे, हड्डियों को लेंगे तो उससे क्या बनाते हैं, नाव बनाते हैं। और हम लोग देखें कि ये नाव पानी में भी चल सकती है, उसको बढ़िया से वो कर लेंगे, बना लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। और परिवहन का साधन, जैसे बर्फों पे चलने के लिए जो परिवहन के साधन यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्लेज, स्लेज गाड़ी कहा जाता है। आप लोग देखे हैं कि जो बर्फों पर फिसलते हुए आगे की तरफ भागती है उसी को हम लोग स्लेज कहते हैं। और स्लेज जो होता है वो रेंडियर की मदद से उसको खींचते हैं। जो रेंडियर होते हैं उनको बांध देते हैं आगे और स्लेज को बना देते हैं। वो बर्फ पर फिसलते हुए तेजी के साथ भागेगा तो रेंडियर भागता तेजी के साथ, वो भी भागता है, तो वो जो परिवहन के लिए अपना साधन यूज करते हैं उसे स्लेज गाड़ी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखें इनकी जो विशेषता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया आप लोगों से कि किस जनजाति की विशेषता है कि वह दुनिया का सबसे प्रसन्न जीव माना जाता है या प्रसन्न मानव माना जाता है, तो वो है एस्किमो। एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व विख्यात है। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई खुश रहने वाला है तो वो है एस्किमो। एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए क्या है, विश्व विख्यात है। इसमें बताया जाता है कि जो एस्किमो जनजाति है ये बहुत ही खुश रहते हैं जब बसंतकालीन ऋतु में मछलियों का शिकार करते हैं और रेंडियर का, जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। तो उस दरमियान जो खाने के इनके पास उपलब्ध साधन होते हैं अपने खूब खाते हैं, जो लोग नहीं मार पाते हैं उनको भी देते हैं, नात रिश्तेदारों को दूर तक देते हैं, देते चले जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि जब ये काफी, जब 6 महीने की रात होती है और वहां पर ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, ये शिकार नहीं कर पाते, उस दरमियान इनके जब खाने का अभाव होने लगता है तो ये उसमें देखा जाए कि ये जो इनके पास चमड़े का बना हुआ घर है, जो भी चीजें वही खाते हैं और इनकी बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं। जैसे आप लोगों में भी कहा जाता है कि जो काफी प्रसन्न होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं रहती कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। तो हमेशा खुश रहने वाले या सबसे प्रसन्न रहने वाले जनजातियों में से एक जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो, जो अपने प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। हम लोग आगे देखें कि जो बुशमैन जनजाति है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग एस्किमो जनजाति पढ़े। एस्किमो जनजाति अगर जितना मैं बताया उतना आप क्लियर किए हैं तो मेरा मानना है कि आप क्लियर रहेंगे। अब बुशमैन देखते हैं। जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति कहां पर पाए जाते हैं, कहां पर निवास करते हैं, तो कितने अक्षांशों के बीच, तो ये 18 से 24 अंश दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं। 18 से 24 अंश दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं। और जो बुशमैन है इसका अर्थ अगर पूछ ले क्या होता है, तो बुशमैन का अर्थ होता है काला आदमी। बुशमैन का अर्थ क्या होता है, काला आदमी होता है। वही हम लोग देखें कि बुशमैन किस प्रजाति का है, तो बुशमैन जब काला आदमी हो गया, थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे कि जब हम रंगों के आधार पर प्रजातियों का डिवीजन कर रहे थे उस दरमियान हम लोग देखें कि जो प्रजाति काला प्रजाति होती है वो निग्रोटो प्रजाति की होती है। जब निग्रोटो प्रजाति की होती है तो यहाँ काला आदमी निग्रोटो प्रजाति, या निग्रोटो प्रजाति है तो काला आदमी हो गया। और या हबसी प्रजाति हम कह सकते हैं, हबसी मतलब जो काले लोग होते हैं उनको हबसी कहा जाता है, हबसी प्रजाति हो जाएगा। इसमें हम इसका निवास क्षेत्र देखें कि ये कहां पर निवास करते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में करते हैं। और ये ना जाने कितना बार आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुशमैन का निवास क्षेत्र है, तो बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनके निवास गृह को देखा जाए किस नाम से जानते हैं, तो जो इनका निवास गृह होता है ये
गुफा और झोपड़ी का बना होता है। जैसे हम लोग देखें कि जो गुफा या गुंबदाकार झोपड़ी होती है, जिसका चित्र भी हमारे आकाश जी द्वारा आप लोगों के लिए लगाया गया है, बनाया गया है। इस चित्र को अगर आप लोग देखें तो इस तरह से ये गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं और इसी में ये यहां से प्रवेश करते हैं या यहां से इस झोपड़ी में ये लोग जाते हैं। तो जो गुंबदाकार झोपड़ियों वाला घर होता है वो किसका होता है? तो आप कहेंगे कि वो बुशमैन प्रजाति का होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि ये वस्त्र क्या पहनते हैं, क्या चीजें हैं, इस चीजों को अगर हम लोग देखें तो जो बुशमैन जनजाति है ये लोग प्रायः नग्न रहते हैं, मतलब ये वस्त्र नहीं पहनते हैं। लेकिन वर्तमान में ये जनजातियां कुछ पत्तों को अब कमर के नीचे लटकाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो जो इनका वस्त्र होता है ये लोग प्रायः नग्न होते हैं। जो व्यवसाय होता है ये भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति का व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय इनका आखेट होता है। आखेट मतलब शिकार करना, जंगली वनस्पतियों को एकत्रण करना। जो जंगली वनस्पतियां हैं उनको एकत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी आप आयुर्वेद में आप लोग यूज करते हैं जंगली वनस्पतियां, उन वनस्पतियों का एकत्रण करना और आखेट करना इनके व्यवसाय या इनके जीवन का मुख्य आधार होता है। इनकी विशेषता अगर देखा जाए तो ये बड़े परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं। आपको ध्यान देना है कि बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं बुशमैन जनजाति, और ये बहुत ही उत्साही होते हैं, देखने में तीव्र दृष्टि होती है और ये स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं। स्मृतिवान मतलब ये चीजों को जल्दी भूलते नहीं है। आप देखेंगे कालाहारी मरुस्थलों में जब ये किसी जानवर का शिकार करने के लिए निकलते हैं तो 4-5 लोग निकलेंगे तो ये दूर दूर पर अपने लिए जो मटका होता है उसमें पानी लेके गए रहते हैं और जगह जगह पर उसको लगा के ढक देते हैं। ढकाने के बाद कोई चिन्ह लगा देते हैं और तीर धनुष से ये शिकार करते हैं और उस पे कुछ ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जो उस जानवर पर लगे। जैसे मान लीजिए कि किसी नीलगाय का कर रहे हैं या किसी का शिकार कर रहे हैं तो वो कुछ दूर दौड़ने के बाद बेहोश हो, तो ये कुछ एक अगर तीर लगा के मार देता है तो वो हिरण आगे की तरफ जब भागता है तो 1-1.5 किलोमीटर दौड़ाएगा, फिर उसके बाद उसको आगे की तरफ दौड़ाएगा और दौड़ाते हुए आगे की तरफ जाता है और थक के वो हिरण जब गिर जाएगा तो उसका वो लोग शिकार कर देते हैं। इसके बाद उसके रक्त को अपने शरीर पर पूरे पोत लेते हैं और उसके जो भी इनको खाने की उसमें लगे उसको काट कर और वो लोग उठा लाते हैं। तो ये लोग बहुत बड़े परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान व्यक्ति होते हैं। कौन लोग? तो बुशमैन प्रजाति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली प्रजाति आप लोगों के सामने लिखा गया है किर्गिज। तो जो किर्गिज प्रजाति है इसके बारे में हम लोग देखें तो जो किर्गिज है इसका अर्थ होता है 40 बेटियां। क्या होता है? 40 बेटियां। ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया किर्गिस्तान वाला एरिया है इसमें जो सुल्तान हुआ करते थे उनकी कई शादियां हुई थी और उनसे कुल 40 बेटियों का जन्म हुआ था। 40 बेटियां था और 40 बेटियों ने मिलकर एक नए संप्रदाय को चलाया, एक नई जातियों को का उद्भव किया जिसे 40 बेटियों के नाम से या किर्गिज के नाम से जाना जाता है। इनकी जो प्रजाति होती है ये मंगोलायड प्रजाति के होते हैं जो किर्गिज जनजातियां। इनका निवास क्षेत्र देखा जाए तो इनका निवास क्षेत्र मध्य एशिया में जो किर्गिस्तान गणराज्य है, किर्गिस्तान गणराज्य में और पामीर जो उच्च भूमि है, पामीर का पठार है या पामीर उच्च भूमि है और जो थ्यान शान पर्वतमाला का क्षेत्र है वहीं पर ये लोग निवास करते हैं। तो निवास आपसे पूछ सकता है किर्गिज जनजातियों का निवास कहां है? तो ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर उच्च भूमि और थ्यान शान पर्वतमाला के क्षेत्रों में रहते हैं। इनके निवास गृह को देखा जाए किस नाम से जानते हैं? तो इनके निवास गृह को युर्त के नाम से जानते हैं। जो गोलाकार होता है उसे हम लोग युर्त के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग देखें तो ये युर्त है इनका निवास गृह, ये किर्गिज जनजातियों का। इसमें आप लोग देखें कि ये आपको जो दिख रहा है ये पठारी क्षेत्र दिख रहा है और इन पठारी क्षेत्रों में ये तंबू लगाकर और वो गोल आकृति का उसी में ये लोग निवास करते हैं ये जनजातियां, क्योंकि ये चलवासी जनजातियां होती हैं, ये चलने फिरने वाली जनजातियां होती हैं, इधर उधर चलती रहती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें इसी में कि इनका जो वस्त्र होता है वो वस्त्र कैसा होता है? तो इनका वस्त्र ऊन एवं खाल का होता है। आप लोग जान रहे हैं कि जो पामीर वाला क्षेत्र है उधर की तरफ या कश्मीर के और आप लोग उत्तर की तरफ जाएं तो उधर की तरफ ठंडियां भी पड़ती हैं, इसलिए ऊन एवं खाल का वस्त्र ये लोग ज्यादा धारण करते हैं। और व्यवसाय देखा जाए तो ये पशुपालन एवं पशुचारण चलवासी
पशुचारण करेंगे। चलवासी मतलब ये चलने फिरने वाले रहते हैं, एक जगह रुक के निवास करने वाले जनजातियों में से नहीं होते। इनका व्यवसाय पशुपालन है। पशुचारण, कौन सा पशुचारण? तो ये चलवासी पशुचारण करते हैं, घोड़े एवं ऊंट से यात्रा करते हैं। घोड़ा के माध्यम से और ऊंट के माध्यम से ये लोग यात्रा करते हैं। नेक्स्ट जनजाति हम लोग देखें, जनजाति है आपका बौने या पिग्मी। इससे भी खूब प्रश्न आप लोगों से बनते हैं। तो बौने या पिग्मी को हम लोग देखें कि बौना या पिग्मी जो जनजाति होती है ये कहां पर निवास करती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो ये 3 अंश उत्तरी से 3 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जनजाति विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करती है, जो 3 अंश उत्तर से 3 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। और ये जो प्रजाति होती है वो निग्रिटो होती है। साफ साफ जहां निग्रिटो मिल रहा है आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, काले नाटे कद के होते हैं, बहुत छोटे कद के होते हैं और काले होते हैं। आप लोग देखते हैं कि वोडाफोन का जो प्रचार आप लोगों के सामने आता है, छोटे छोटे उसमें कूदने वाले होते हैं। इस प्रकार के वो छोटे छोटे जनजातियां हैं जिनको हम लोग निग्रिटो के नाम से जानते हैं, और ये काले होते हैं और नाटे कद के होते हैं, छोटे होते हैं। निवास क्षेत्रों को देखा जाए तो ये कांगो बेसिन के गैबन क्षेत्रों में, कांगो बेसिन के गैबन क्षेत्रों में, कांगो में, युगांडा आदि के सघन वनों में ये निवास करते हैं, सघन वनों में रहते हैं। निवास क्षेत्र किसी का भी, कोई जनजातियों का निवास क्षेत्र खूब पूछा जाता है। निवास क्षेत्रों पे विशेष आपको ध्यान देना है। इसका निवास क्षेत्र अगर आप लोग देखें तो ये कांगो बेसिन के गैबन, कांगो, युगांडा आदि के सघन वनों में पाया जाता है। और जो इसका निवास गृह होता है उसे देखा जाए तो ये छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं और उस झोपड़ियों में ये निवास करते हैं। और उसमें भी देखा जाए कि ये जिन झोपड़ियों में निवास करते हैं ये होते छोटे हैं, छोटी झोपड़ियां बनाते हैं और उन झोपड़ियों में जाते भी कैसे हैं तो ये रेंग कर उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि छोटी झोपड़ियां होती है, छोटा उसमें दरवाजा होता है और उसमें रेंग कर ये प्रवेश करते हैं। इस जनजातियों को हम लोग देखिए जब जब मैं चित्र देख रहा हूं तब तक हमारे आकाश भाई का मुझे याद आ जा रहा है कि बहुत मेहनत किए हैं, फोटो को वो खोजे, इसके बाद आप लोगों के लिए दिए। ये देखिए जो जनजाति है वो पिग्मी जनजाति है और मुस्कुराती हुई, जैसे आप लोग मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराती हुई जनजाति आपको दिख पा रही होगी, ये पिग्मी जनजाति है। इसमें हम लोग देखें कि वस्त्र इसका देखा जाए कि जो पिग्मी जनजाति है इसका वस्त्र क्या होता है, तो इसमें आप लोग देखें कि जो इसका वस्त्र होगा वो वस्त्र क्या होगा, पिग्मी पुरुष किसी जंतु की खाल, पिग्मी पुरुष किसी जंतु की खाल, स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे लटका लेती हैं। मतलब आपको देखना है कि जो पिग्मी पुरुष होते हैं वो जंतुओं की खाल को लपेट लेते हैं नीचे की तरफ, और जो स्त्रियां होती हैं वो पत्ते जो होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उनको गुच्छा बनाकर और कमर के नीचे वो उनको लटका लेती हैं, और ये इनका वस्त्र हुआ। व्यवसाय देखा जाए तो जो व्यवसाय है या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो आखेट है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार या आखेट या शिकार इसका मुख्य आधार है। हम लोग देखें कि जो विशेषता है वो विशेषता आप लोग जिनको केला बहुत पसंद है, जिनको केला बहुत पसंद है, ऐसा ना माने कि वो पिग्मी प्रजाति हैं, वो समझें कि जो आपका पसंद है केला वही पसंद है पिग्मी लोगों को। और जो पिग्मी जनजातियां हैं इन पिग्मी जनजातियों को केला बहुत पसंद है। केला सबसे ज्यादा मन से खाने वाला या केला की खेती करने वाले, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, स्वाभाविक बात है कि वहां पर केला का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और जो पिग्मी जनजाति है इन्हें केला खाने में बहुत पसंद है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को केला बहुत पसंद है, तो केला बहुत पसंद किस जनजाति को है, पिग्मी जनजातियों को। आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जनजाति बद्दू जनजाति है। और जो बद्दू जनजाति, इसके बारे में हम लोग देखें, बद्दू जनजाति की जो प्रजाति होती है वो प्रजाति होती है निग्रिटो। बद्दू जनजाति निग्रिटो होते हैं और इनका निवास क्षेत्र देखा जाए तो ये अरब के उत्तरी भाग में, जो अरब का उत्तरी भाग होता है वहां पर निवास करते हैं। कहां पर, तो जो हमद और नेफद का मरुस्थल है उस हमद नेफद के मरुस्थल में ये बद्दू जनजाति निवास करते हैं। जो इनका निवास गृह होता है ये तंबू लगाकर वो रहते हैं, तंबू लगाकर निवास करते हैं। ये जो बद्दू जनजाति है ये उनका घर है जो तंबू लगाकर इस तरह से ये जनजातियां रहते हैं। हम लोग देखें कि ये वस्त्र क्या पहनते हैं, तो जो पिग्मी लोग हैं ये वस्त्र जो देखा जाए
तो ये वस्त्र चोंगे और पैजामे पहनते हैं और सिर पर स्कार्फ लगाते हैं। मतलब आप चोंगा और पैजामा समझ पा रहे होंगे। जो अभी पीके मूवी आई थी, आप लोग देखे थे, उसमें जो एक चोंगा और पैजामा पहन के जो आमिर खान जी रहते हैं, पहने रहते हैं, या उसमें जो भी राजस्थानी लोग जैसे वस्त्र पहनते हैं उस टाइप के वस्त्रों की बात हो रही है। तो चोंगा और पैजामा ये लोग पहनते हैं और सिर पर स्कार्फ लगाते हैं। व्यवसाय की बात किया जाए तो जो व्यवसाय है वो पशुपालन है, कृषि है। क्या क्या है? पशुपालन करते हैं और कृषि करते हैं। ऊंट का प्रयोग आवागमन के लिए करते हैं। ऊंट का प्रयोग आवागमन के लिए करेंगे। और इनकी भी विशेषताएं हम लोग देखें तो जो ये लोग, ये जनजाति है, ये जनजाति बहुत ही निर्भयी होते हैं। मतलब इनके अंदर भय किसी प्रकार का नहीं होता है। ये साहसी तथा शत्रु के लिए अत्यंत क्रूर होते हैं, साहसी बहुत होते हैं। अगर शत्रु आपको पता चल गया या इन जनजातियों को पता चल गया कि ये हमारा शत्रु है या हमें नुकसान पहुंचा सकता, उसके लिए बहुत ही क्रूरता से पेश आते हैं। मतलब मारने पीटने की जो स्टाइल होती है इन लोगों की बहुत क्रूर होती है। इसलिए इन जनजातियों को निर्भयी, साहसी तथा शत्रु के लिए अत्यंत क्रूर माना जाता है। तो ये हमारी जनजातियां रही। ये जनजाति आप लोगों की बद्दू रही। 5 जनजातियां हो गई। छठी जनजाति हम लोग देखें तो जो छठी जनजाति है, इस जनजाति को शकाई के नाम से जाना जाता है। जो शकाई जनजाति है ये भी निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। निग्रिटो प्रजाति मतलब काला हो गया। निग्रिटो प्रजाति के होते हैं। जो इनका निवास क्षेत्र होगा, ये खूब पूछा जाता है आप लोगों से, निवास क्षेत्र इनका मलाया प्रायद्वीप के सघन वनों में होता है या मलेशिया में ये पाए जाते हैं। शकाई जनजाति मलाया प्रायद्वीप के वनों में मलेशिया में पाए जाते हैं। इसका निवास गृह देखा जाए तो पेड़ों की पत्ती एवं ताड़ की पत्ती से चौकोर ये लोग निवास गृह बनाते हैं या अपना घर बनाते हैं, पेड़ों की पत्ती एवं ताड़ की पत्ती से। इस जनजाति को हम लोग देखें, जैसे ये जनजाति है, यहाँ पर चित्र दिया गया है इसका जनजाति का। इसके बाद हम लोग देखें कि इनके वस्त्र क्या होते हैं। तो इनके वस्त्रों को देखा जाए तो इन जनजातियों के वस्त्र क्या है, बल्कि निर्वस्त्र है। ये जनजातियां अपने वस्त्र नहीं धारण करते बल्कि निर्वस्त्र ही रहते हैं। महिलाएं कमर के नीचे पेड़ का छाल, पेड़ के छाल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। महिलाएं कमर के नीचे पेड़ का छाल प्रयोग करती हैं। पेड़ के छाल को कमर के नीचे क्या करती हैं, लटका लेती हैं। इसके बाद इस जनजाति में हम लोग देखें कि जो इस जनजाति का व्यवसाय है वो व्यवसाय क्या है, वो कृषि है और बागाती कृषि है। कृषि और बागाती कृषि, बागाती कृषि का मतलब जैसे रबर आप लोग जानते हैं कि मलेशिया में पाया जाता है, थाईलैंड, मलेशियन देशों में पाया जाता है। तो ये रबर के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हल्का सा काट के, हल्का सा चीरा लगा के जो उसके ऊपर के परत होते हैं और वहीं पे छोटी छोटी बाल्टियों को लगा देते हैं तो रबर का उत्पादन करते हैं। तो जो बागवानी कृषि है वो मतलब चाय हो गया, इन सबों की करते हैं। और जो व्यवसाय है वो कृषि और बागवानी कृषि पे डिपेंड करता है। इसके बाद इन जनजातियों की विशेषताएं देखी जाए तो इनकी विशेषताएं जो है बड़ी मजेदार विशेषताएं होती हैं इनकी, क्योंकि जो बालक बालिकाएं होते हैं वे स्वेच्छाचारी होते हैं। मतलब बालक बालिकाएं, स्वेच्छाचारी का मतलब होता है ये स्वतंत्र होते हैं, जो इनका स्वेच्छा करे, जो इनका मन करे वही करते हैं बालक बालिकाएं। तो बालक बालिकाएं स्वेच्छाचारी होते हैं। शकाई स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र होती हैं। इनके ऊपर, इन पर पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब इसका ये सीधा सीधा होता है कि इन जनजातियों का जो स्त्रियां होती हैं, इन जनजातियों की, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, स्वेच्छाचारी होती हैं। बालक बालिकाएं स्वेच्छाचारी होती हैं। इन स्त्रियों का जिन पुरुषों के साथ जितने दिनों तक रहने का मन करे वो रहे, फिर जब मन करे उस पुरुष को छोड़कर ये जनजातियां चली जाती हैं। इसीलिए इन जनजातियों में कहा जाता है कि इन जनजातियों के जो बच्चे हैं उन बच्चों के माता का तो पता रहता है लेकिन उनके पिता का पता नहीं रहता है कि उनके पिता कौन है। क्योंकि ये जो जनजातियां होती, स्त्रियां होती, उनकी भले से शादी हुई रहती है, किसी के साथ रहेंगे, बच्चे रहेंगे, लेकिन अगर कभी मन किया कि अब इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है, नहीं जीवन निर्वहन करना है, उसको छोड़ के दूसरे पुरुष जहां पर उसको सही लगेगा वहां पर चली गई, जाके उसके घर बैठ गई और कह दी कि मैं मुझे शादी करना है, तो वो धूमधाम के साथ बाजे की, गाजा बाजा की तैयारी हो जाती है और धूमधाम से उसका शादी कर दिया जाता है। तो आप लोगों से प्रश्न यहां किया जाता है कि कौन सी जनजाति है जिनके बालक बालिकाएं स्वेच्छाचारी होते हैं,
या आपसे पूछ ले कि कौन सी जनजाति है जिनकी स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र होती हैं, मतलब कोई भी पारिवारिक जो शासन है या प्रतिबंध है उन पर नहीं होता है, वो जनजाति कौन सी होगी? तो वो जनजाति हो जाएगी आप लोगों की सखाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगली जनजाति है सेमांग जनजाति। और जो सेमांग जनजाति है इनके बारे में हम लोग देखें तो जो सेमांग जनजाति है ये भी निग्रिटो प्रजाति की ही है और इनका निवास क्षेत्र भी हम लोग देखें जो मलेशिया का पर्वतीय भाग है या मलेशिया है, इन्हीं मलेशिया वाले भागों में ही ये निवास करते हैं। इनका निवास गृह देखा जाए इस जनजाति का तो इस जाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और ये प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहती है। या आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जनजातियों के बारे में वहां आप लोगों को दिखाया जाता है कि पेड़ों के शाखाओं पर अपनी झोपड़ियां बनाकर रहने वाली जो जनजाति है उसी जनजाति को सेमांग के नाम से जाना जाता है। तो सेमांग जनजाति जो निवास क्षेत्र इनका है वो मलाया के पर्वतीय भाग मलेशिया में है। जो निवास गृह है इस जाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इन जनजातियों को देखा जाए तो ये जनजातियां बहुत अच्छे लगते हैं, ये जनजातियां हैं। और इसके बाद हम लोग देखें कि जो इनका वस्त्र होता है, इन वस्त्रों को देखा जाए तो ये पेड़ की जो छाल होती है, छाल को कूट कर रेशे से बनाते हैं। तो जो पेड़ की छाल होती है उसे कूट लेंगे और उनकी रेशे को घुमा घुमा के और उसको एक धागे के नुमा बना के उससे वस्त्र बनाते हैं और उन्हीं वस्त्रों को वो पहनते हैं। मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? आखेट होगा। इनकी विशेषता देखी जाए तो इस विशेषता के लिए आप लोग अक्सर तरसते रहते हैं और उस विशेषता को देखा जाए तो लड़के का विवाह होने पर 2 वर्ष तक लड़की के घर पर निवास करना पड़ता है। मतलब आपको ध्यान देना है कि इसमें बताया जाता है कि जो लड़के होते हैं इनका जब विवाह होता है, मतलब जैसे आपके यहाँ भी बारात जाती है, यहाँ भी बारात जाती है, बारात लेके जब जाते हैं ये लोग तो जो लड़की का घर होता है वहां पर शादी विवाह जब हो जाता है तो लड़के को वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी बाराती वाले जितने लोग हैं वो चले आते हैं, लड़का वहीं रहेगा। लड़के को रोका क्यों जाता है? लड़के को इसलिए रोका जाता है कि जो काम धाम है, जो भी काम करने की प्रक्रियाएं हैं, खेती बाड़ी जो भी करने की या जीवन निर्वहन करने की चीजें हैं उसको वो लड़का जानता है कि नहीं जानता है। अगर वो लोग जनजातियों में ये प्रथा होती है कि अगर ये हमारे लड़की को अपने घर पे ले जाएगा तो उसे खिला पाएगा कि नहीं, उसे मतलब सब चीजें कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे 2 साल वहीं पर रोक दिया जाता है। और 2 साल रोक दिया जाता है, 2 साल खूब ढूंढ के उससे वहां पर काम करवाया जाता है और वो भी खूब शौक के काम करता होगा क्योंकि उसे लगता होगा कि ससुराल की बात है। खूब धुआंधार 2 साल में मारते होंगे कि उनका हालत खराब कर देते होंगे वहां सब काम करवा के, जीजा जीजा करके। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 2 साल वो वहां रुकेंगे, जब वहां पर खूब बढ़िया से वो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं काम धाम बढ़िया से कर लेते हैं। इसके बाद लड़की को उस लड़के के साथ विदा कर दिया जाता है, फिर लड़का लड़की को लेके अपने घर पर आता है। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति है जिनके लड़कों की शादी के उपरांत लड़के को 2 वर्ष तक अपने ससुराल में ही निवास करना पड़ता है। कभी कभी इस तरह से मजाकिया प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो जनजाति आपकी हो जाएगी सेमांग। आगे हम लोग चलते हैं, अगली जनजाति हम लोग देखते हैं मसाई जनजाति। और जो मसाई जनजाति है इसके बारे में हम लोग देखें तो मसाई जनजाति जो होती है वो मेडिटेरियन और निग्रोइड प्रजाति की होती है। ये जो मसाई जनजाति है इनका निवास क्षेत्र देखा जाए तो ये निवास क्षेत्र इनका टंगानिका में, केन्या में, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये भी आपसे खूब मसाई पूछा जाता है। टंगानिका में, खासकर केन्या में ज्यादा पाए जाते हैं। टंगानिका, केन्या, पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जो इनका निवास गृह होता है उसे हम लोग क्राल के नाम से जानते हैं। और क्राल झोपड़ी होती है जो अंडाकार झोपड़ी होती है। इसमें आप देखें कुछ पुरुष जनजाति हैं, जो मसाई पुरुष जनजाति है उसमें देखा जाए कि ये पुरुषों की जनजाति है। और आपको देखने में लग रहा होगा कि स्त्रियां, लेकिन ये स्त्रियां नहीं बल्कि पुरुष हैं। पुरुष भी वहां पर खूब फैशन करते हैं। इसमें हम लोग देखें कि ये जो जनजाति है, इन जनजाति के वस्त्रों को देखा जाए तो ये लोग चमड़े के बने, इनमें देखा जाए तो ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जो ये मसाई जनजाति है इनका व्यवसाय देखा जाए तो ये पशुपालन करते हैं और जो दुधारू पशु है उनको ये लोग अधिक पालते हैं। इनका जो धार्मिक नेता है उसे लैबान के नाम से जाना जाता है। लैबान जो धार्मिक नेता है वो किस जनजाति के हैं तो वो कहेंगे आपकी मसाई के हैं। इनकी जो विशेषता है उस विशेषता को अगर देखा जाए तो इनकी विशेषता भी बहुत ही देखा जाए तो बहुत अलग ही टाइप की है, क्योंकि ये कुत्ते पशुओं की रखवाली के लिए पालते हैं और मसाई जाति के लोगों का
मुख्य भोजन रक्त है, मतलब इनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि मुख्य भोजन रक्त होता है और रक्त गाय या बैल की गर्दन को बांधकर नसों में सुई चुभोकर प्राप्त करते हैं। इस रक्त को ताजा ताजा दूध में मिलाकर पीते हैं ये लोग जनजाति। तो मसाई जनजातियों को देखा जाए तो ये पशुपालक होते हैं और पशुओं को पालते हैं और उसके रखवाली के लिए कुत्ते को रखते हैं। और ये लोग जो बैल होते हैं या गाय होते हैं उनके नसों को बांध देते हैं, उसमें बड़ी बड़ी सुई को चुभोकर और उनका रक्त निकालकर और जो गाय से दूध निकालते हैं ताजा ताजा उसी में मिलाकर पीना बहुत पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दूध में ताजा ताजा रक्त मिलाकर पीना पसंद करती है या उनका मुख्य भोजन है या सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा मसाई जनजाति। इन जनजातियों के कुछ कबीलाई क्षेत्र हैं, उनको हम लोग देखें कि किन किन नामों से जाना जाता है। तो जो आल होते